दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार में एसआईआर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका संदर्भ देख लें कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के बिहार में चल रहे इस विशेष गहन पुनरीक्षण को रोकने से इनकार कर दिया है और विपक्षी पार्टियां मतदाता सूची की शुद्धता का मुद्दा उठा रही है। तो ये संदर्भ है और कुछ हम कथन इसके विषय में पढ़ लें। लिखा है कि मतदाता सूचियों की शुद्धता ही लोकतंत्र की नींव है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था मोहिंदर सिंह गिल मामले में 1978 में। फिर उसके बाद है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की जीवन रेखा है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, ये 1975 का मामला है। फिर इसके बाद देखें तो भारत का निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र का प्रहरी है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। ये मोहिंदर सिंह गिल मामले में ही 1978 में ही कहा गया था। फिर देखें तो लोकतंत्र को दी गई सभी सम्मान से जुड़ा वह आम व्यक्ति है जो एक छोटे से बूथ में एक छोटी सी पेंसिल से एक छोटे से कागज पर अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए निशान लगाता है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिर देखें तो एक कथन और है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी का है। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र कोई विदेशी सोच नहीं है, यह यहाँ की मिट्टी से उगा हुआ है और हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ था। अब देख लेते हैं कि एसआईआर है क्या। लिखा है कि यह घर घर जाकर सत्यापित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी योग्य नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो। इसे बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि सभी योग्य नागरिक मतदाता सूची में हो। महत्व इसका देखें तो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना। फिर आगे देखें बिहार में इसका प्रावधान देखें तो 2003 की मतदाता सूची में शामिल मतदाता सिर्फ 2003 की मतदाता सूची का अंश प्रस्तुत करना, यानी कि जो लोग 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे उनको सिर्फ मतदाता सूची का अंश प्राप्त करने की आवश्यकता थी। और उसके बाद अगर 2003 के बाद अगर मतदाता सूची में शामिल हुए थे जो मतदाता, उनको क्या है, जन्म स्थान और जन्म तिथि साबित करने के लिए 11 में से एक या एक से अधिक निर्धारित दस्तावेज प्लस पहले से भरा हुआ जो फॉर्म प्रदान करना ये आवश्यक था। इसके संवैधानिक निर्देश देखें तो अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव और मतदाता सूची पर पर्यवेक्षण, दिशा निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 324 के माध्यम से। फिर अनुच्छेद 326 में क्या है, यह सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर आधारित है, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। फिर कानूनी ढांचा देख ले तो प्रतिनिधित्व कानून 1950, तो ये मतदाता सूची तैयार करना, और आरपीए 1951 का मामला है जो चुनाव कराना, ये दोनों कानून हैं। अब इसकी धाराओं को देख ले तो धारा 16 में कहा गया है कि गैर नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन से अयोग्य घोषित करना। धारा 19 में क्या है, मतदाता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह सामान्यतः अपने निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता हो, ये 19 में है। 20 में क्या है कि सामान्यतः निवास करने वाला कौन है और इसे परिभाषित करता है। अस्थायी अनुपस्थिति निवास पर असर नहीं डालती है, केवल संपत्ति का मालिक होना पर्याप्त नहीं है। धारा 21 में क्या है, चुनाव आयोग को लिखित कारणों के साथ किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल रिवीजन करने का अधिकार देता है, ये धारा 21 है। आपको बता दें कि धारा 21 किसका, तो ये प्रतिनिधित्व कानून 1950 के अनुसार। अब देखिए कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहला इसमें शुद्धता और सटीकता सुनिश्चित करना, डुप्लीकेट नामों, मृतकों और अयोग्य मतदाताओं को हटाता है, कानूनी रूप से गलत मतदाता को रोकता है और मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखता है, नाम, आयु और पता में हुई गलतियों को सही करता है। दूसरा देखें तो अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए नागरिकों की पहचान करना, घर घर जांच में नए 18 से अधिक उम्र वाले जो मतदाता या पहले से छूटे हुए मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। फिर उसके बाद है मतदाता सूची में अधिक लोगों को जोड़ने से सभी योग्य नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित होता है। तीसरा देखें तो जनसांख्यिकीय परिवर्तन को दर्शाना, शहरीकरण और प्रवास से जुड़ी समस्याओं को हल करता है, उन नागरिकों के लिए मतदाता सूची को अपडेट करता है जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रवासी मजदूर अपने नए पते पर पंजीकृत हो। चौथा देखें तो सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि, स्पष्ट और पारदर्शी सूची पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाता है। दूसरा देखें तो यह प्रक्रिया राजनीतिक आरोपों और विवादों को कम करने में मदद करती है। पांचवा देखें तो पारदर्शी प्रक्रिया राजनीतिक विवादों को हल करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया राजनीतिक आरोपों को कम करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का माध्यम है। इसके अलावा सभी राजनीतिक पक्षों के लिए समान मैदान जो है वो तैयार करता है। और सबसे अंत में दिया है कि संवैधानिक निर्देश को पूरा करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बनाए रखता है, जो संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था। तो आरपीए 1950 यानी कि प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत अनिवार्य कर्तव्य है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्र चुनाव का मतलब होता है कि मतदाताओं और उम्मीदवारों को बिना दबाव या अनुचित प्रतिबंध के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार और अवसर होता है। और दूसरा निष्पक्ष चुनाव का अर्थ क्या होता है कि चुनाव प्रक्रिया पक्षपात से मुक्त होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर में जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला ये है कि मताधिकार से वंचित होने का खतरा, बहुत से गरीब या सामाजिक रूप से पिछड़े नागरिक अपने जन्म स्थान या उम्र के प्रमाण नहीं दे पाते। प्रभावित समूह देखें जैसे कि SC ST और अल्पसंख्यक, अक्सर जन्म या भूमि संबंधी रिकॉर्ड नहीं होते हैं, प्रवासी मजदूर
अस्थायी निवास का प्रमाण नहीं होता है, गरीब और अशिक्षित प्रक्रियाओं के बारे में अनजान होते हैं, महिलाएं खासकर विवाह के बाद प्रवासी माता पिता के दस्तावेज प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है, तो ये सभी मताधिकार से वंचित होने का इन पर खतरा होता है। दूसरा देखें तो नागरिकों पर प्रमाण प्रस्तुत करने की कठिनाइयाँ। नागरिकों को अपनी पात्रता साबित करनी होती है बजाय इसके कि राज्य स्वेच्छा से उनका नामांकन सुनिश्चित करे। सार्वभौमिक मताधिकार और समावेशन की भावना का उल्लंघन करता है। तीसरा देखें तो सामान्य पहचान पत्रों को शामिल न करना, जैसे मुख्य प्रमाणों में आधार कार्ड को शामिल न करने से मतदाता सूची नामांकन प्रक्रिया जो है जटिल हो जाती है। हालांकि बाद में कर दिया गया, लेकिन ये था। इसके बाद देखिए पर्याप्त मानव संसाधन की कमी। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के कारण बिहार में सूची संशोधित कार्य चुनौतीपूर्ण और जटिल है। सीमित कर्मी और कम समय सीमा यानी कि 30 दिन त्रुटियां और चूकें पैदा करती है। बारिश का मौसम फील्ड कार्य के लिए कठिन और समय लेने वाला बना देता है। इसके अलावा देखिए तो चुनाव की नज़दीकी, चुनाव से ठीक पहले विशेष पुनरीक्षण करने पर राजनीतिक उद्देश्य या पक्षपात का संदेह यह कानूनी और राजनीतिक विवादों का कारण बन सकता है। छठा देखें तो चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार की सीमाएं। नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं है। यदि मतदाता सत्यापन नागरिक परीक्षा जैसा बन जाए तो यह अधिकारों के अतिक्रमण का खतरा पैदा करता है। ठीक है। और फिर देखें तो जनभावना और विश्वास की कमी। तो ऐसे आरोप लोकतंत्र में विश्वास और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। यह लोकतंत्र की मान्यता और विश्वास को कमजोर करता है। कुछ ऐतिहासिक फैसले देखें तो ये है SIR पर सर्वोच्च न्यायालय का जो ये था जजमेंट, उसमें देखें कि सभी को बाहर करने के बजाय शामिल करने पर जोर होना चाहिए। और इसके बाद लाल बाबू हुसैन बनाम ERO मामला 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि नागरिकता पर संदेह के आधार पर बिना उचित प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद देखें तो जहां अधिकांश मतदाता अशिक्षित और राजनीतिक रूप से अनभिज्ञ हो वहां राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्य मतदाता सूची में शामिल हो, अयोग्य मतदाता हटाए जाए। ये लक्ष्मी चरण सेन बनाम मामला 1985 का था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था। अब देख लेते हैं कि भविष्य की योजना क्या है, आगे की राह देखें तो समावेशी और पारदर्शी मतदाता सूची पुनरीक्षण सुनिश्चित करना। इसमें क्या है कि दस्तावेज मान्यता के दायरे को विस्तारित करना, पहचान और निवास प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड या APK और राशन कार्ड मान्य करना, बिहार में विशेष पुनरीक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय 2025 के सुझाव का पालन करना, दस्तावेज सूची में लचीलापन रखे लेकिन आधार को नागरिकता प्रमाण के रूप में न माने। इसके बाद दूसरा देखें तो स्थानीय जांच तंत्र को मजबूत करना, BLOs को समुदाय आधारित सत्यापन और स्थानीय जांच के अधिकार से लैस करें ताकि निष्पक्ष और समावेशी सूची बने। फिर सत्यापन में सभी योग्य मतदाताओं को शामिल करना, मानवीय दृष्टिकोण अपनाना और इसे आसान बनाना जरूरी है। फिर देखें तो प्रौद्योगिकी और डेटा एकीकरण का उपयोग करना, मतदाता सूची में त्रुटियों को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी डेटाबेस में आपस में लिंक करें। फिर उसके बाद व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोपनीयता मानकों का पालन करना। इसके बाद देखिए मतदाता सूची सुधार के कार्य के लिए पर्याप्त और व्यावहारिक समय सीमा तय करना। जहां मतदाता संख्या अधिक या प्रवासन दर अधिक है वहां पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए चुनाव से अलग समय तय करना लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत करता है। फिर है जन जागरूकता और सुविधा प्रदान करना, मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं और सहायता केंद्र स्थापित करना। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में जानकारी दें और मोबाइल सहायता केंद्र स्थापित की जाए। और एक अंतिम है उपाय कि लगातार सुधार और अपडेट की प्रक्रिया, समय समय पर होने वाले विशेष पुनरीक्षण के बजाय पूरे वर्ष मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने की प्रणाली अपनाई जाए। फिर उसके बाद है कि चुनाव से बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण की आवश्यकता को कम करता है। उदाहरणीय कार्यप्रणाली देखें तो अमेरिका में चुनाव में भाग लेने के लिए डाक मतपत्र, ऑनलाइन अनुपस्थिति मतदाता मतदान की सुविधा उपलब्ध है। फिलीपींस में देखें तो विदेश में रहने वाले मतदाता अनुपस्थिति मतदान का उपयोग कर वोट दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल मतदान केंद्र है। तो निष्कर्ष में देखें विशेष पुनरीक्षण से चुनाव प्रक्रिया शुद्ध होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे किसी को वोट देने का अधिकार न छीने। निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और समावेशिता दोनों सुनिश्चित करने वाला प्रहरी होना चाहिए। भविष्य के निर्वाचन सुधार मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय, समावेशी और पारदर्शी बनाने पर ध्यान दें। तो ये है।